जय हिंद बच्चों। आज हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th सीबीएसई में ये चैप्टर 4 दिया हुआ है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग मिनिमम 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है अब वो आपस में लिंक्ड अप है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉलिनॉमियल है क्या, तो पॉलिनॉमियल को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न ऑपरेशन के साथ जोड़ते हैं तो उससे जो एक्सप्रेशन बनता है वो पॉलिनॉमियल होता है। अब पॉलिनॉमियल की भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी यानी कि पॉलिनॉमियल को भी हम दो कैटेगरी से बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है हम टर्म के बेसिस पे पॉलिनॉमियल को बांटते हैं, और दूसरा हम डिग्री के बेसिस पे किसको बांटते हैं, पॉलिनॉमियल को बांटते हैं। जिस पॉलिनॉमियल में केवल एक टर्म होता है उस पॉलिनॉमियल को हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक, और जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनॉमियल बोलते हैं। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। और जिसमें तीन टर्म होता है उसको हम ट्राइनॉमियल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आते हैं डिग्री में। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 होता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल के नाम से। ठीक है, और अगर डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के नाम से। ठीक, और अगर डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। या हम अगर कहें कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब एक चीज़ समझना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, सपोज दैट 5x² प्लस 6x और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, अब अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं जीरो से कंपेयर कर दे रहा हूँ, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, जीरो से, तो ये इक्वेशन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, इक्वेशन। और इक्वेशन में भी एक ऐसा इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x क्या है, इसका वेरिएबल है। इस पूरे इक्वेशन में x क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर जब 2 होता है तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, a हुआ, b हुआ और c हुआ। और जिसके बारे में हमको एकदम एग्जैक्ट पता होता है, जैसे कि ये 3 है तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ना घट सकती है और ना ही बढ़ सकती है। ठीक, तो अब हमको इतना पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। एक बार और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आपको पहचान करना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको केवल एक चीज़ देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 1 to 1, लाइन बाय लाइन सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। और फिर बाद में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। उस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए हमको
पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी रेफरेंस बुक है जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना हमको पता चल गया कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, सपोज दैट एक इक्वेशन मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और +6 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कैसे होता है भाई, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। फिर 1 का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे जाएगा ये, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 2 और 3 यानी 2 × 3 = 6 आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 6 लाना है हमको और ऐड करने पे 5 लाना है। ये वाला साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब कि हमको जोड़ करके 5 लेके आना है। और अगर यहाँ माइनस होता तो हमको माइनस करके यहाँ पे क्या लेके आना होता, 5 लेके आना होता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या मिलेगा, x माइनस 3। फिर अगेन मैं यहाँ से -2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 अगेन हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन। हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, और एक बार इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 उठा के इस इक्वेशन में रख रहा हूँ तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर 2 मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर मैं 3 यहाँ रख रहा हूँ तो देखिए 3 3 जा 9 और माइनस 5 × 3 15। तो 9 - 15 कितना हुआ, -6, और -6 + 6 कितना हुआ, 0। वैसे हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि ये जो x = 3 और x = 2 आए हैं, यही इस इक्वेशन के क्या है, जीरोज़ हैं। क्या है, जीरोज़ है। तो हमको एक और बात पता चली यहाँ पे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका जीरोज़ कितना आएगा, 2 जीरोज़ आएंगे। इन जीरोज़ को हम आगे चल के रूट्स भी बोलेंगे, यानी कि इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, अब इस दोनों रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम फैक्टराइज करके निकाल दें। कैसे निकाल दें, फैक्टराइज करके, या आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। और इसी फॉर्मूले को पुरानी वाली एनसीईआरटी के बुक में श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता था। और श्रीधराचार्य फॉर्मूले का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो आया कहाँ से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में हम वो उसको करते कैसे हैं और वो फार्मूला आया कहाँ से है, और कहाँ हम वो फार्मूला लगाएंगे और कहाँ हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, और कई जगह पे क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1, उसको हम देखते हैं और उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है 4.1, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये रहा एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको बताना है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन नहीं है। तो सॉल्व करके हम देखते हैं कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो ये रहा एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आपको मैथ्स अगर पढ़ना हो, मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करना हो, तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाइए 1 बार 2 बार 3 बार, फिर साइड बुक पे जाइए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट
क्या कह रहा है फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको तोड़िए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 6। अब इन दोनों को यहाँ लेके आइए, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये और ये कट गया, यहाँ क्या बचा 1 और 6 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चला, x का मैक्सिमम पावर क्या है 2। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2x। ठीक है, फिर इन दोनों को इधर लेके आइए, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 2। मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री कितनी है 2, और जिसकी भी डिग्री 2 होगी वेरिएबल की, उसको क्या बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई करिए, x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x माइनस 2, एक्स का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 1 का होगा माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर लेके आएंगे भी तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्यों लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्योंकि भाई एक्स का जो मैक्सिमम पावर 2 है वो तो कट हो गया। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और ज़रूरी चीज़ है जो मैं अभी शायद बताना भूल गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ पे ए बी और सी वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ठीक है, और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए की वैल्यू मैं 0 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बी एक्स प्लस सी में, और वो क्या हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक की जगह पे हमको 0 नहीं रखना है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है अपने, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस 3 फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करिए, x का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 3 से इन दोनों में होगा तो माइनस 6x माइनस 3, फिर इक्वल्स टू x का इन दोनों में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर जब घटाएंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स माइनस एक्स कितना होगा माइनस 5x होगा। फिर उसके बाद से माइनस 5x में ये इधर आएगा तो और माइनस 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10x और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या होगा एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 फिर x माइनस 1। मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब देखिए अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। बाकी सब इधर उधर आएंगे तो जुड़ेंगे या फिर कम होंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। हम यहीं पे इसी स्टेप पे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो रहा है एलिमिनेट नहीं हो रहा है।
तो 2x अगर यहीं पे केवल एक्स स्क्वायर होता तो कट जाता, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कटेगा तो है नहीं, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आने होंगे तो 1 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस आपसे ये पूछेगा कि ये जो दिया गया इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपका, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ से ये और ये कट गया, क्या बचा, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 जो था वो क्या हो गया, गायब हो गया, कट हो गया। तो x का मैक्सिमम पावर 2 तो नहीं ही होगा अब, तो ये एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस बी के होल क्यूब में इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तोड़िए, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 जा 6x, और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 3 जा 6 और 6 जा 12x, इसको इधर लेकर आइए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, तो यहीं से दिख जा रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। सॉल्व करिए, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब में तोड़िए, तो ये क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8, 3 जा 6x तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 जा 6 और 6 जा 12 तो प्लस 12x हो जाएगा। और इधर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ माइनस 6x स्क्वायर बचा, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फिर भी x टू द पावर x का मैक्सिमम पावर जो 2 है वो तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा इस इक्वेशन में। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ज़रा उसका हम आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर आया है कि नहीं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लास्ट से देखते हैं। 8th नंबर का यस था, आ गया। 7 नंबर का नो आ गया। 6 नंबर भी नो था, आ गया। फिर 5th वाला क्या था भाई, तो 5th वाले का आंसर, 5th नंबर का आंसर था यस, और 5th नंबर का आंसर आपके बुक में भी क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, देख लीजिए। फिर 4 यस, 3rd नो, 2nd यस, 4 यस, 3rd नो, 3rd का क्या है, नो, ठीक, और फिर 2nd में यस और 1st में भी यस। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, जो क्वेश्चन दिया है उसकी तरफ। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है पहला वाला। दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 508 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट
in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसमें ऑफ द प्लॉट इसमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और बना के छोड़ देना है। हम चाहें तो फैक्टराइज करके उसकी वैल्यू आगे निकाल भी सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे जिसमें हम एक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। अभी केवल हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन बनेगा कैसे, क्योंकि इक्वेशन बनाने आएगा नहीं तो हम आगे फैक्टराइज क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार जरा ध्यान से देखते हैं। पहले कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हम बनाते हैं पहले। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया लेंथ और ये क्या हो गया विड्थ, इसको ब्रेथ मान लिए हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा है। ठीक है, जो लेंथ है वो विड्थ के यानी ब्रेथ के 2 टाइम से एक क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है वो क्या है, x मीटर है। हम मान लेते हैं कि x है। तो अगर b की वैल्यू x होगी तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन l की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो l की वैल्यू हो जाएगी x के 2 टाइम से एक ज़्यादा, हो गया। ठीक, अब इसका एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी। यहाँ पे एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और लेंथ की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2x + 1 और विड्थ क्या है x, मल्टीप्लाई करिए क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x और इधर वैल्यू क्या है 528, इसको इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 और इधर कितना हो जाएगा 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब ये होगा जैसे 5 के बाद 6 आता है ना लगातार, तो वही होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पहला इंटीजर है और जो दूसरा इंटीजर है वो क्या है, तो मान लेते हैं कि पहला इंटीजर क्या है x है, तो दूसरा इंटीजर उससे एक ज़्यादा होगा तो वो कितना होगा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू 306, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इक्वल्स टू 306। अब इसको इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन दिया है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब हमको रोहन के प्रेजेंट एज को निकालना है। तो हालांकि हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं। इसमें 2 कैरेक्टर दिया है, एक रोहन की माँ के बारे में बताया है और एक रोहन के बारे में बताया है। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों कैरेक्टर का नाम, यहाँ लिख लेते हैं रोहन और यहाँ लिख लेते हैं रोहन्स मदर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रोहन्स मदर। ठीक है, तो मान क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, कह रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मान लेते हैं कि रोहन जो है वो x ईयर का है, x साल का है, तो जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन अगर x का है तो उसकी माँ x + 26 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, ये जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रेजेंट एज। क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज। कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए तो हम प्रेजेंट एज से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, प्रेजेंट एज से चीज़ों को जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रेजेंट एज से हम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर मेरी अभी प्रेजेंट एज 30 साल है तो आज से 5 साल बाद मेरी एज 35 की हो जाएगी और आज से 5 साल पहले मेरी एज 25 की होगी। और अगर मेरे
पिताजी की उम्र अगर अभी 75 ईयर है तो आज से 5 साल बाद उनकी एज 80 की हो जाएगी और आज से 5 साल पहले उनकी एज 70 की होगी। अगर मैं अभी 30 का हूँ और मेरे पिताजी 75 के हैं तो अगले आने वाले 5 साल के बाद मेरी एज 35 की होगी और मेरे पिताजी की एज 80 की होगी। यानी उम्र अगर बढ़ेगी तो दोनों लोगों की बढ़ेगी और कम होगी तो दोनों लोगों की कम होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 5 साल अधिक हो जाऊंगा और वो वहीं के वहीं अटके रहेंगे। या फिर कोई भी कैरेक्टर दिया हो क्वेश्चन में तो प्रेजेंट एज से ही कैलकुलेट किया जाता है और एज को घटाना चाहे बढ़ाना हो तो दोनों में घटाएंगे और दोनों में बढ़ाएंगे। ये एक चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रोहन है, रोहन की एज से 26 साल बड़ी रोहन की माँ है, ठीक। आगे कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 years, यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 year, इसकी एज कितनी हो जाएगी तो x+3 year हो जाएगी और इसकी एज x+26+3 year हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अब आगे देखिए, कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट करिए x+3 और मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x+29 इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू कितना दिया है 360, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए कितना होगा x² प्लस 29x फिर प्लस 3x फिर प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x। अब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 360 में से अगर मैं 80 माइनस कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 280 और 7 माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 273, यानी कि -273 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के तैयार होगा x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है। और देखिए ये शायद किसी बच्चे की बुक है और उसमें बच्चे को मैंने ही टिक लगवाया है इंपॉर्टेंट और उसने लगाया भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टाइम भी ये क्वेश्चन फेमस था और आज भी ये क्वेश्चन फेमस है और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे उस टाइम भी ये क्वेश्चन फेमस होगा। बस अंतर ये होगा कि ये जो क्वेश्चन है उस टाइम आप अलग तरीके से करेंगे और अभी आप इसको सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ करेंगे, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हालांकि पहली वीडियो है मेरी तो थोड़ी सी गलती सही जो भी हो उसको देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं आप सभी को पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. कैसे सॉल्व होगा, पहले जो दिया है उस डाटा को लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक बार पहली कंडीशन ये कह रहा है कि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रही है, ठीक। और दूसरा केस इसमें बन रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो जो टाइम लग रहा है ना वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज़ दैट ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ए से बी की दूरी, सपोज़ दैट अगर ए से बी की दूरी 480 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ एक ट्रेन खड़ी है, वो एक नॉर्मल स्पीड से जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ टाइम वो लगाएगी, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो कुछ समय लगाएगी। और अगर मैं उसके स्पीड को कम कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, कम कर दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि पहले वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगाती थी उससे ज़्यादा समय लगाएगी। क्यों ज़्यादा समय लगाएगी, क्योंकि मैंने स्पीड को क्या किया है, कम कर दिया है। और अगर मैं उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता तो यहाँ से यहाँ वो जल्दी पहुँच जाती, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन है। तो
केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं पहले केस फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब केस फर्स्ट मैंने क्या बनाया है, केस फर्स्ट मैंने बनाया है कि जब ट्रेन के स्पीड में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव ना हो, यानी कि ट्रेन की स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तब कितना समय लगेगा, तब कितना टाइम लगेगा। हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लेते हैं कि पहले केस में t1 समय लगा, और t1 समय में 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हम क्या लिख सकते हैं, 480 अपॉन x लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं t1 समय लग रहा है। तो t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, व्हेन स्पीड डिक्रीजेज, जब स्पीड को क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है। कितना डिक्रीज किया गया है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब जो t1 टाइम लगेगा, t2 टाइम लगेगा, t2 सॉरी, जो तब जो t2 समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो t2 जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब आपको यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 480 अपॉन एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब यहाँ पे बात ये होती है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 3 घंटे का ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो 3 घंटे का ज़्यादा समय लग रहा है जो लिखा है, वो 3 घंटे का ज़्यादा समय जो भी लग रहा है उसको मैं कहाँ जोड़ूंगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि x की जगह पे कोई नंबर है, सपोज दैट यहाँ पे x की जगह पे 10 मैंने मान लिया। तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इधर वाली वैल्यू 48 आएगी, और अगर यहाँ पे मैं 10 रखूँगा तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। यानी इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। एक तो ये तरीका है सीखने का। दूसरा तरीका क्या है सीखने का, अरे भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। और यहाँ पे इससे कम वैल्यू हम रख रहे हैं ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 8। तो जब कम से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और हम उसके स्पीड को कम कर दे रहे हैं और उतना ही सेम डिस्टेंस उस ट्रेन को चलना है, तो ज़्यादा समय वो लगाएगी। क्या लगाएगी, ज़्यादा समय। आप कहीं जाएंगे किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे अपने घर से, अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप बाज़ार जा रहे हो, अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हो, तो नॉर्मल आपकी स्पीड जो है वो जितने स्पीड से आप रोज़ जाते हो उतने ही स्पीड से अगर आप जा रहे हो तो आपको मान लीजिए कि 1 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीड से अपनी स्पीड को एकदम कम कर दे रहे हो, तो पहले जो आप 1 घंटे में पहुँचते थे अब तो 1 घंटे से ज़्यादा में पहुँचोगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इधर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी और इधर वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो जहाँ वैल्यू कम आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तभी तो ये दोनों इक्वेट होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 480 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये 3 इधर है, 480 जाएगा उसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 8 और x जो हो जाएगा वो एलसीएम होगा। यहाँ से c डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ माइनस है, x से x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8।
अब चूंकि माइनस है तो यहाँ साइन भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -x और ये +8। अगर माइनस नहीं होता यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस है तो इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -x हो गया और ये +8 हो गया। ठीक, अब x से x कट गया, यहाँ क्या बचा 8/x - 8 और साथ में इंटू में x है, इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 1/160। अब 160 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर x - 8 इंटू एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब x - 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो यही वैल्यू यहीं इधर आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर -8x और इक्वल्स टू 160 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 16 8 जा कितना होता है 16 6 जब 96, 16 7 जब 112, तो 128, तो ये हो जाएगा 128 और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा दीजिए, इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा x स्क्वायर -8x -1280 और इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा आंसर आया है कि नहीं। एक्सरसाइज 4.1 आया हुआ है u² -8u -1280। कोई बात नहीं, हमने x माना था, x² -8x -1280 सही है। x² + 32x -273, देखते हैं इसका आंसर। तो x² + 32x, यहाँ देख लीजिए x² + 32x -273 = 0। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे x² + x -306, यहाँ पे देख लीजिए x² + x -306 = 0। पहले वाले का आंसर देख लीजिए 2x² + x -528, यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + x -528 और इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.1 है वो समाप्त हो चुका। चूँकि आज मेरा ये पहला वीडियो था तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं सेटअप्स वगैरह में, धीरे धीरे सही हो जाएंगी, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। बाकी एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं 1 बाई 1 मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको और कम समय में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज को करने में मैं 2 3 4 वीडियो लगाऊं या फिर 2 घंटे 3 घंटे का मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा कुछ मेरा मोटो नहीं है, कोई मोटिव नहीं है इस प्रकार का। मेरा मोटिव है कि मैं कम से कम समय में बच्चों को ज़्यादा दे सकूं ताकि बच्चे एक बार में देखें और देख के उसका रिवीजन कर सकें। एनसीईआरटी तो एटलीस्ट उनको 100% आनी ही चाहिए। बाकी जब एनसीईआरटी वो कर लेंगे तो बाकी साइड बुक और PYQ मैं बताऊंगा, खुद से भी बच्चे करेंगे तो चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।